हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, तो अभी हम लोगों की पढ़ाई जो है वो फिर कंटिन्यू हो रही है और मैं आज लेकर आया हूँ आपके सामने 12th क्लास का चैप्टर 1 मेरे प्यारे बच्चों, रिलेशंस। और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिलेशंस का फर्स्ट लेक्चर, क्लास 12th रिलेशंस वीडियो 1। बच्चों, रिलेशंस चैप्टर को हम लोगों ने 11th क्लास में भी थोड़ा सा पढ़ा था, लेकिन मैं आपको बताऊं रिलेशंस चैप्टर को पढ़ने के लिए थोड़ा सा 11th क्लास का रिवीजन भी हमारा होना चाहिए, क्योंकि 11th में इनफैक्ट चैप्टर का नाम है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो रिलेशन है ही नहीं। 11th का नाम तो रिलेशन ही लिखा हुआ है, लेकिन उसमें रिलेशन जैसा कुछ भी समझाया नहीं गया है। उसमें जो समझाया गया है मेरे प्यारे बच्चों, वो समझाया गया है कार्टीजन प्रोडक्ट, लेकिन नाम क्या दे दिया उसको चैप्टर में इन्होंने, रिलेशंस। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं अभी कि कार्टीजन प्रोडक्ट और रिलेशंस में क्या डिफरेंस है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, रिलेशंस को अच्छी तरह समझने के लिए हमें कार्टीजन प्रोडक्ट अच्छी तरह आना चाहिए। तो मैं आपको समझाने जा रहा हूं कार्टीजन प्रोडक्ट की डेफिनेशन, कार्टीजन प्रोडक्ट क्या होता है। तो ये हम लोग करने जा रहे हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ए और बी दो कैसे हैं, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। देन देयर कार्टीजन प्रोडक्ट is defined as A cross B is equal to A comma B is such that A belongs to A comma B belongs to B। ये बोला जाता है बच्चों कार्टीजन प्रोडक्ट। अगर मैं यहाँ पे B क्रॉस A लिखूंगा तो वो भी कार्टीजन प्रोडक्ट है, जिसके अंदर मान लो एलिमेंट मैंने लिख दिए P कॉमा Q, तो यहाँ लिखा जाएगा इज सच दैट P बिलोंग्स टू B कॉमा Q बिलोंग्स टू A। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों हम A क्रॉस A भी निकाल सकते हैं और B क्रॉस B भी निकाल सकते हैं। जहां मेरे प्यारे बच्चों ये जो A कॉमा B लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इसे क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ये हमारा बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों ऑर्डर्ड पेयर। अब मैं आपको इसी चीज को ना एग्जाम्पल में कई तरीके से लिख के बताने जा रहा हूं, वो हमें समझना है। ठीक है, क्या है वो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल भाई मैंने आपको कहा A इज इक्वल टू, सपोज कर लो भैया 1 2 3 है और B इज इक्वल टू है 4 कॉमा 5। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों A क्रॉस B निकालेंगे तो A क्रॉस B में 6 पेयर आएंगे। कौन कौन से होंगे, 1 कॉमा 4 होगा और 1 कॉमा 5 होगा। फिर मेरे प्यारे बच्चों 2 कॉमा 4 होगा, 2 कॉमा 5 होगा। फिर मेरे प्यारे बच्चों 3 कॉमा 4 और 3 कॉमा 5 होगा। ये बोला जाता है कार्टीजन प्रोडक्ट। अगर मैं A क्रॉस B लिख रहा हूं तो A पहले B बाद में लिखूंगा। अगर मैं B क्रॉस A लिखूंगा तो B पहले A बाद में लिखूंगा। अगर मैं A क्रॉस A लिखूंगा तो A ही दोनों जगह आएगा। जैसे कि मैं अगर इसी क्वेश्चन में अब आपको ये A क्रॉस B को कई तरीके से दिखा सकते हैं। एक तो ये हुआ, दूसरा ये होता है मेरे प्यारे बच्चों A क्रॉस B इन एरो डायग्राम। A क्रॉस B किस में लिखा जाना है, एरो डायग्राम में कैसे लिखा जाएगा। जैसे मेरे प्यारे बच्चों एक तरफ लिख दिया मैंने A और एक तरफ लिख दिया मैंने बच्चों B। A क्रॉस B, A में क्या क्या है बच्चों, 1 2 और 3,
बी में क्या क्या है बच्चों, 4 और 5। फिर क्या है, 1 किससे रिलेट कर रहा है, 4 से रिलेट कर रहा है बच्चों, और 1 किससे रिलेट कर रहा है, 1 5 से रिलेट कर रहा है बच्चों। 2 किससे रिलेट कर रहा है, 2 4 से रिलेट कर रहा है बच्चों। 2 किससे रिलेट कर रहा है, 2 5 से रिलेट कर रहा है। 3 किससे रिलेट कर रहा है, 4 से रिलेट कर रहा है। 3 किससे रिलेट कर रहा है, 5 से रिलेट कर रहा है। तो ये मैंने आपको बताया ए क्रॉस बी इन एरो डायग्राम। अब इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं ए क्रॉस बी इन कार्टीजन सिस्टम, यानी कि ज्योमेट्री में कैसे बनाएंगे, ए क्रॉस बी को कार्टीजन सिस्टम में कैसे बनाएंगे। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने बना दिया एक्स एक्सिस, और ये बना दिया बेटा मैंने वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर मुझे बनाना है 1 2 3, और वाई एक्सिस पर बनाना है 1 2 3 4 5। जैसे मुझे बनाना है बेटा 1,4, तो x1 हो गया भाई 1 2 3 4 5, यानी कि 1,4, यानी मैं यहाँ बनाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों 1,4। इसके ठीक ऊपर बनाऊंगा बेटा 1,5। फिर यहाँ बनाऊंगा बच्चों 2,4, और इसके ऊपर बनाऊंगा बच्चों 2,5। इसके ऊपर बनाऊंगा बच्चों 3,4, और इसके ऊपर बनाऊंगा मैं 3,5। तो ए क्रॉस बी, इसमें ये जो 1,5 है इसको हम लोग बोलते हैं, एलिमेंट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, मैंने पहले भी बताया आपको, इसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों ऑर्डर्ड पेयर। और मैंने ये आपको ए क्रॉस बी लिखने का पैटर्न समझाया कि ए क्रॉस बी को एरो डायग्राम में भी लिख सकते हैं, और ए क्रॉस बी को कार्टीजन सिस्टम में भी लिख सकते हैं, और ए क्रॉस बी को क्रॉस प्रोडक्ट में भी लिखा जा सकता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स, और एक क्वेश्चन करवाऊंगा, बड़े ध्यान से देखना। जैसे 3D में यही क्वेश्चन कैसे आएगा, 3D में कहा जाएगा इफ a इज इक्वल टू -1,1। अभी मैंने रिलेशन तो स्टार्ट ही नहीं किया है, अभी मैं कार्टीजन प्रोडक्ट पढ़ा रहा हूं बेटा। और कोई कह दे फाइंड ए क्रॉस ए, तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे निकालेंगे। ए की वैल्यू हुई हमारे पास -1,1, दोबारा ए लिख लिया मेरे प्यारे बच्चों -1,1, और मैंने यहाँ पर ए क्रॉस ए निकाला सबसे पहले। ए क्रॉस ए में आएगा -1 उठाया, सबके साथ पेयर बना दो, -1 -1 -1 1, और आएगा 1 -1 1,1। फिर मैंने मेरे प्यारे बच्चों ए क्रॉस ए निकालने के लिए एक बार और 1 उठा के -1 सबके साथ पेयर बनाएंगे, -1 -1 -1, दूसरा आएगा -1 -1 1, तीसरा आएगा -1 1 -1, चौथा आएगा -1 1 1, और फिर आएगा 1 दूसरा एलिमेंट लिया 1 -1 -1, फिर आएगा 1 -1 1, फिर आएगा 1 1 -1, और फिर आएगा 1 1 1। 8 एलिमेंट आ गए ये। तो ये हो गया हमारा ए क्रॉस ए। चूंकि ये 3D है और 3 डायमेंशनल को हम लोग एरो डायग्राम में या कार्टीजन सिस्टम में 2D में नहीं बना सकते। हाँ, हम ये बता सकते हैं कि ये कौन से ऑक्टेंट में होगा। जैसे 1 1 1 का ऑक्टेंट पता लगाना है तो ये होगा XYZ पॉजिटिव है तो OXYZ। जैसे -1 -1 -1 का ऑक्टेंट पता लगाना है तो ये होगा मेरे प्यारे बच्चों OX डैश Y डैश Z डैश, या मेरे प्यारे बच्चों -1 -1 और 1 का ऑक्टेंट पता लगाना है तो ये होगा OX डैश Y डैश Z। इससे पता लग रहा है कि जो माइनस हो, जैसे मेरे प्यारे बच्चों -1 1 और -1 का ऑक्टेंट पता लगाना है, वो जो माइनस है उसके ऊपर डैश, और जिस पर जो माइनस नहीं है वो कंप्लीट, और जिस पे माइनस है उसके ऊपर डैश। इस तरीके से हम उसका ऑक्टेंट बता सकते हैं।
तो ये था मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा कार्टेशियन सिस्टम मैंने आपको बताया। कार्टेशियन सिस्टम में ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताए। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे आपको 2-3 इंपॉर्टेंट नोट बताने जा रहा हूँ, इनको बड़े ध्यान से समझेंगे। नोट नंबर 1, इफ सेट ए कंटेन्स ठीक है m एलिमेंट, इफ सेट ए कंटेन्स m एलिमेंट्स एंड सेट b contains n elements, set B contains n elements, then total number of ordered pairs in A cross B and B cross A will be, A क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे मेरे प्यारे बच्चों? m इंटू n, इतने ऑर्डर्ड पेयर होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोल दूं यहाँ पे भैया a इज इक्वल टू 4, 5, 6 है मेरे प्यारे बच्चों, और b इज इक्वल टू 1, 2 है, तो यहाँ पर a क्रॉस b जब आप निकालेंगे तो उसमें जो है 6 ऑर्डर्ड पेयर्स आने वाले हैं। वो क्या क्या होंगे? 4, 1, 4, 2, 5, 1, 5, 2, 6, 1, 6, 2। ठीक इसी तरीके से अगर हम b क्रॉस से निकालेंगे 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 4, 2, 5, 2, 6, यानी 6 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब इसके बाद देखो इसमें दूसरा नोट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर सेट ए में और सेट बी में, ए में m एलिमेंट हैं और बी में कितने एलिमेंट हैं? n एलिमेंट हैं, तो फिर देन सेट ए एंड सेट बी, पूरा नोट चेंज करना होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो दूसरा नोट ये होगा, इफ set A and set B contains, set A and set B contains n elements in common, n elements क्या हो? कॉमन हो, तो फिर then A क्रॉस B and B क्रॉस A will contain n square ordered pairs in common, यानी कि ए क्रॉस बी और एक बी क्रॉस ए में कितने ऑर्डर्ड पेयर कॉमन होंगे मेरे प्यारे बच्चों? n स्क्वायर ऑर्डर्ड पेयर कॉमन होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसको वेरीफाई करने के लिए हम कहें मेरे प्यारे बच्चों a इज इक्वल टू ए बी सी है, MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप के, और b इज इक्वल टू बी सी डी है। और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं इसमें दो कॉमन है, यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 ऑर्डर्ड पेयर कॉमन होंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों A क्रॉस B, तो उसमें क्या आएगा देखो, AB और AC और AD, फिर निकाला जाएगा BB, B का पेयर बनाते हैं, BC और BD, और उसके बाद CB और CC और CD, ये आ गया A क्रॉस B मेरे प्यारे बच्चों। और यहीं पे इसी क्वेश्चन में अगर मैं B क्रॉस A यहाँ निकालूं तो मैं ये कहूँगा B क्रॉस A में क्या आने वाला है बच्चों? BA, अच्छा AB और BA तो अलग अलग बातें होंगी, BB और क्या BC, अगला होगा मेरे प्यारे बच्चों CA, दूसरा होगा मेरे प्यारे बच्चों CB और CC, फिर होगा मेरे प्यारे बच्चों DA और DB
और डी कॉमा सी। इसमें कितने पेयर कॉमन आने चाहिए? 2 एलिमेंट यहाँ कॉमन थे, 2 का स्क्वायर, 4 पेयर कॉमन आने चाहिए। देखो भैया, एक तो बी बी हो गया यहाँ पर, बी बी हो गया यहाँ पर कॉमन, सी सी एक हो गया, सी सी हो गया यहाँ कॉमन। और देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसके अलावा में और भी पेयर कॉमन होंगे, बी सी हो गया और बी सी हो गया, ठीक है। और यहाँ पर एक पेयर और कॉमन होना चाहिए, उसको हम लोग देखेंगे, सी डी सी डी नहीं है, ए बी ए सी ए डी, सी ए बी सी, बी डी डी बी है, सी बी डी डी, और एक पेयर और कॉमन होना चाहिए, उसको ढूंढते हैं भैया, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है? डी बी बी डी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी नहीं है, ए सी ए सी ए सी ए सी नहीं है, ए डी भी नहीं है, सी बी भी नहीं है। एक पेयर भैया और कॉमन होना चाहिए, 2 कॉमन है तो बी सी, ठीक है। कौन सा होगा फिर? ए बी नहीं है, ए सी नहीं है, ए डी नहीं है, लेकिन इसमें एक पेयर कॉमन होना चाहिए, सी बी सी बी। देखिए भैया ये मिल गया, तो ये हमारे हो गए 4 पेयर इसमें कॉमन हो गए, ठीक है। तो ये हमारा था रिलेशन पर, सॉरी, कार्टेशियन प्रोडक्ट पर 2 नोट पॉइंट। अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैं आपको कुछ और बढ़िया बातें बताने जा रहा हूं। इनफैक्ट अब मैं रिलेशन की डेफिनेशन बताने जा रहा हूं। रिलेशन है क्या, मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। जैसे मैंने बेटा यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा कि a इज इक्वल टू 4,5 और b इज इक्वल टू 1,2,3, और मैंने आपसे ये कहा r इज इक्वल टू a कॉमा b इज सच दैट a कॉमा b सच दैट a बिलोंग्स टू a कॉमा b बिलोंग्स टू b कॉमा a माइनस b इज इवन। अब इसमें क्या होने वाला है बच्चों, बड़े ध्यान से सुनेंगे बेटा। देखो ये कह रहे हैं कि पहला ए से आ रहा है और दूसरा बी से आ रहा है, इसका मतलब ए क्रॉस बी की बात चल रही है। ए क्रॉस बी में क्या क्या आता? 4-1 4-2 4-3 5-1 5-2 5-3, यानी कि 3-2-3 जा 6 ऑर्डर्ड पेयर आते। उन 6 ऑर्डर्ड पेयर में से हमें वो पेयर लिखने हैं जिनका डिफरेंस कैसा हो, इवन हो। तो इवन वाले देखने हैं, तो उसमें क्या क्या आएगा? देखो भैया 4-1 नहीं आएगा क्योंकि उनका डिफरेंस इवन नहीं है। देखो भैया 4-2 आ जाएगा क्योंकि उनका डिफरेंस 2 होता है जो इवन है। फिर 4-3 नहीं आएगा। फिर भैया देखो 5-1 आ जाएगा क्योंकि उसका डिफरेंस इवन है। 5-2 नहीं आएगा और भैया 5,3 आ जाएगा। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, यहां पर यह बताना बहुत जरूरी है कि कहां से आ रहा है एलिमेंट। तो ये जो आर हुआ इसको बोला जाएगा आर इज अ रिलेशन, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी का मतलब है ए क्रॉस बी, ठीक है। अब रिलेशन की डेफिनेशन क्या बनी? ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए या ए क्रॉस ए या बी क्रॉस बी में से कुछ पेयर। अब वो पेयर कोई भी हो सकते हैं, पूरा नहीं लिखना है, और हो सकता है पूरा भी आए। भाई अगर अभी यहां पर a माइनस बी इवन में इसके 2-3 जा 6 के 6 ऐसे होते जिनका डिफरेंस इवन होता तो वो सारे आ जाते, तो फिर हम सारे लिख देते मेरे प्यारे बच्चों। तो कहने का मतलब यह है कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस बी में से कुछ पेयर किसी ना किसी कंडीशन को फॉलो करते हुए लिख दिए जाएं तो वो रिलेशन कहलाता है। अब अगर ए क्रॉस बी में से लिख रहे होंगे तो बोला जाएगा आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अगर बी क्रॉस ए में से लिख रहे होंगे तो बोला जाएगा आर इज ए रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। और ए क्रॉस ए में से लिख रहे होंगे तो बोला जाएगा आर इज ए रिलेशन ऑन सेट ए। और अगर बी क्रॉस बी में से लिख रहे होंगे तो बोला जाएगा आर इज ए रिलेशन ऑन सेट बी या बी क्रॉस बी। इसके बाद बच्चों देखो, अगर हम इसमें डोमेन निकालना चाहें तो डोमेन ऑफ आर, आर का डोमेन क्या होगा?
जो पहले पहले लिखा है वो डोमेन होगा 455। अब सेट में रिपीटिशन होता नहीं है, इसलिए 455 को हम लोग 45 बोल देंगे। और अगर हमें इसमें रेंज निकालनी पड़ जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो रेंज कैसे निकलती है? रेंज होती है जो बाद में लिखा है 213। 213 सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता, इसलिए इसको हम कह सकते हैं 1 2 3। ठीक है। और इसी तरीके से इसमें जैसे हमने आर लिखा है, उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम चाहें तो मेरे प्यारे बच्चों हम आर इनवर्स भी लिख सकते हैं। आर इनवर्स कैसे लिखोगे? जो 4 2 है ये 2 4 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। जो 5 1 है ये 1 5 पलट जाएगा और ये 3 5 होगा। इसी तरीके से हम डोमेन लिख सकते हैं, डोमेन ऑफ आर इनवर्स। डोमेन आएगा 1 2 3। और इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं रेंज ऑफ आर इनवर्स, वो आ जाएगी जो बाद में लिखा हुआ है 4, 5। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आर को आर इन एरो डायग्राम, आर को एरो डायग्राम में भी लिख सकते हैं। कैसे करके? एक तरफ ए लिखेंगे, एक तरफ बी लिखेंगे और आर को ऐसे लिख देंगे भैया। आर में क्या था? 4, 2, तो 4 2 से रिलेटेड, और 5, 1 5 1 से रिलेटेड, और 5, 3 5 3 से रिलेटेड, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। और आर को हम लोग कार्टेशियन सिस्टम में भी लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर हम ये कहते हैं कि ए क्रॉस ए क्रॉस बी क्रॉस ए, बी क्रॉस बी में से कुछ पेयर लिए जाएं, तो कोई बंदा हमारी डेफिनेशन को गलत भी बोल देगा। क्योंकि भैया अगर वो सेट को कह देगा कि एक सेट पी है और दूसरा सेट क्यू है, तो फिर वहां बोलना पड़ेगा पी क्रॉस पी क्रॉस क्यू, क्यू क्रॉस पी, क्यू क्रॉस क्यू में से कुछ पेयर किसी ना किसी कंडीशन को फॉलो करते हुए ले लिए जाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या है ना, आप ये ना बोलो ए क्रॉस बी पी क्रॉस क्यू, आप ये बोलो कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कुछ पेयर किसी ना किसी कंडीशन को फॉलो करते हुए लिख दिए जाएं, वो रिलेशन कहलाता है। अगर ए क्रॉस बी में से लिया गया आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, बी क्रॉस ए में से लिया गया आर इज रिलेशन फ्रॉम बी टू ए क्रॉस ए में से लिया गया है आर इज रिलेशन ऑन सेट ए, बी क्रॉस बी में से लिया गया है आर इज रिलेशन ऑन सेट बी या बी क्रॉस बी। अब ये जरूरी नहीं है कि भैया हर बार ए माइनस बी इवन बने, ये तो एक एग्जाम्पल था, है ना। अगली बार में कह सकते हैं ए प्लस बी इवन हो, अगली बार में कह सकते हैं ए प्लस बी ऑड हो, अगली बार ये कह सकते हैं कि भैया जब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को जोड़ के हम 3 से डिवाइड करते हो तो जिनमें रिमाइंडर बनाए वो वाले लिखो। तो ऐसा कुछ भी बोला जा सकता है। भाई क्या होगा, या तो सारे पेयर आने लगेंगे तो भी कोई बात नहीं है, कोई पेयर नहीं आएगा तो भी कोई बात नहीं है, खाली ब्रैकेट बना के छोड़ देंगे, लेकिन लिखेंगे तो सही ना। तो ये है। अब आ रहा है एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो ये है कि भैया बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चों समझ में आ रहा होगा। अब मैं यहां पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट बताने जा रहा हूं। वो नोट यह है कि इफ सेट ए कंटेन्स n elements, m elements and set B contains n elements, then total number of relations from A to B, total number of relations from A to B or from B to A will be 2 to the power m into n। अब जैसे सपोज कर लो कि भैया एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट हैं 3 एलिमेंट हैं, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं 3 एलिमेंट, और एक बी सेट है
जिसके अंदर एलिमेंट है 2 एलिमेंट, तो ए क्रॉस बी में कितने पेयर होंगे, कितने रिलेशन होंगे? टोटल रिलेशंस जो होंगे वो 2 की पावर 2 इंटू 3 यानी 2 की पावर 6 यानी कि 64 रिलेशंस होंगे। तो ये मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया। एमसीक्यू वगैरह में ये बहुत काम आने वाला है। अब मैं बात करता हूं बच्चों, जैसे हमने पढ़ा था, जैसे मेरे प्यारे बच्चों हमने पढ़ा था टाइप ऑफ सेट्स, ठीक है, ठीक उसी तरीके से अब हमारा आ रहा है बेटा टाइप ऑफ रिलेशंस। हमारा आ रहा है टाइप ऑफ रिलेशंस। जैसे सेट में आते थे एलिमेंट और रिलेशंस में आते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ रिलेशंस की, जिसमें सबसे पहले मैं हेडिंग लगाता हूं वॉइड रिलेशन, यानी कि वॉइड रिलेशन, या फिर इसमें इसका दूसरा नाम है, जैसे वहां होता था वॉइड सेट, वैसे यहां है वॉइड रिलेशन, या फिर इसको कहते हैं नल रिलेशन, यानी कि इसको कहते हैं नल रिलेशन। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ऐसा रिलेशन जिसके अंदर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ना हो। ए रिलेशन which doesn't contain any ordered pair, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ऐसा रिलेशन जो कोई भी ऑर्डर्ड पेयर कंटेन न करता हो, नल रिलेशन या वॉइड रिलेशन कहते हैं उसको। फॉर एग्जाम्पल भैया, जैसे पीछे ही अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपको 4 5 6 और b इज इक्वल टू यहाँ लिख दिया मैंने 2,4 और r एक रिलेशन बनाया मेरे प्यारे बच्चों a, b इज सच दैट a बिलोंग्स टू a, b बिलोंग्स टू b, a माइनस b इज ऑड। अब भैया आप जरा सोचो, अगर हम इसके पेयर बनाने बैठेंगे तो उसमें कोई पेयर नहीं आएगा। क्यों भैया? अगर मैं 4,2 बनाऊंगा तो वो उसका डिफरेंस होगा इवन, वो लिख नहीं सकते। 4,4 का डिफरेंस 0 होगा। 0 2 4 6 8 इवन नंबर में आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 1 3 5 7 9 ऑड नंबर में आते हैं। 5,2 लेंगे तो उसका मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे एग्जाम्पल, ये ले लेते हैं 4,6, तो यहाँ क्या आएगा 4,2 उसका डिफरेंस इवन है। 4,4 डिफरेंस 0 नहीं आएगा। 6,2 डिफरेंस इवन नहीं आएगा। 6,4 उसका डिफरेंस भी इवन है, वो भी पेयर नहीं आएगा। ऐसा देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन है रिलेशंस का जो बोर्ड में आना है वो केवल और केवल डेफिनीशन पर बेस्ड होगा। तो जितना बढ़िया करके आप सारी की सारी डेफिनीशन समझोगे उतना बढ़िया करके आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। तो डेफिनीशन बिल्कुल क्लियर रखो, जिसमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ना आए वो क्या होगा, वाइड रिलेशन या फिर यूनिवर्सल नल रिलेशन, नल सेट की तरह ही है। अब हम बात करते हैं दूसरा, जैसे यहाँ पे वाइड रिलेशन की जगह दूसरा लिखता हूँ बेटा, एग्जाम्पल यही वाला चल जाएगा। उसमें a माइनस बी इवन की जगह मैं बस यहाँ पर a माइनस बी ऑड की जगह इवन कर दूंगा, तो क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ कर दिया a माइनस बी इज इवन, तो क्या होगा देखो, दूसरा बन जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। कौन सा रिलेशन? यूनिवर्सल रिलेशन। इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ए रिलेशन which contains a relation which contains all ordered pairs from Cartesian product,
यानी कि कार्टीजन प्रोडक्ट से सारे पेयर आ जाएं इसमें मेरे प्यारे बच्चों, सारे। जैसे यहाँ पे दो हैं, यहाँ पे दो हैं, तो 2 2 जा 4 बनेंगे। देखो भैया क्या कह रहे हैं, पहला ए से दूसरा बी से यानी ए क्रॉस बी, पहला बी दूसरा ए कह देते यानी बी क्रॉस ए, पहला ए दूसरा ए कह देते यानी ए क्रॉस ए, पहला बी दूसरा बी कह देते यानी बी क्रॉस बी। में से पहले लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों 4,2 क्योंकि उसका डिफरेंस इवन है। दूसरा आएगा मेरे प्यारे बच्चों 4,4, 4,2, 4,4, 6,2 और 6,4। तो चारों के चारों पेयर आ गए। ऐसा रिलेशन जिसमें सारे कार्टीजन प्रोडक्ट के ऑर्डर पेयर आ जाएं उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन के बाद मेरे प्यारे बच्चों हम लोग मूव करेंगे, ठीक है। यूनिवर्सल रिलेशन के बाद हम लोग मूव करेंगे तीसरा वाला बेटा, और ये होता है आइडेंटिटी रिलेशन। क्या होता है? आइडेंटिटी रिलेशन। इसमें क्या होता है, इसका नोटेशन भी बच्चों फिक्स है। जैसे पीछे वाले रिलेशन को चाहे R1 से लिखो चाहे R से लिखो, इसको I से ही लिखोगे। यानी कि ए रिलेशन IA is called identity relation on set. A relation IA is called identity relation on set A if A comma A belongs to R for every A belongs to A। यानी मेरे प्यारे बच्चों मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए एक सेट में A B C 3 एलिमेंट हैं, ठीक है, और मैं यहाँ पे IA बनाता हूँ एक रिलेशन IA इज इक्वल टू, तो इसमें केवल ये आएगा बेटा सेम वाला। आइडेंटिटी का मतलब होता है ये सेम, आइडेंटिटी आइडेंटिकल, सेम एलिमेंट सेम पर मैप करे। A कॉमा A, B कॉमा B, C कॉमा C, ये बोला जाएगा आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट A, ये बोला जाएगा आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट A। अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए पर मैप कर रहा है सेम वाला सेम पर, सेम इमेज हो आइडेंटिकल। बी पर मैप करे ऐसा रिलेशन, और सी पर मैप करे, ये आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं यहाँ पर एक और लिखूँ I डैश है, जिसमें से ABC तो था इसी एग्जाम्पल पे है, जैसे इसमें लिख दूँ A कॉमा A, B कॉमा B और लिख दूँ A कॉमा B, ये, या एक और लिख दूँ मैं IA डबल डैश, इसमें लिख देता हूँ मैं A कॉमा A, B कॉमा B आर नॉट आइडेंटिटी रिलेशन बिकॉज ये दोनों आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, क्योंकि सी ए में है लेकिन सी सी आई ए डबल डैश में नहीं है, इसलिए ये रिलेशन आइडेंटिटी नहीं हुआ। और C बिलोंग्स टू A बट CC डजंट बिलोंग्स टू IA डैश एंड AB बिलोंग्स टू IA डैश, तो IA डैश, तो ये जो है यही बात गलत है भाई। ये नहीं होना चाहिए था पहली बात, और CC होना चाहिए था दूसरी बात, तो ये आइडेंटिटी होता। और इसमें क्या है ए है बी भी है, CC नहीं है, CC होना चाहिए था तो ये आइडेंटिटी होता। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आइडेंटिटी रिलेशन। अब आइडेंटिटी के बाद में आपको दो रिलेशन और मुझे बताने हैं आपको बहुत। बस ये है कि जितनी बढ़िया आपको डेफिनेशन क्लियर होगी उतना बढ़िया आपको ये टॉपिक क्लियर होगा।
आइडेंटिटी रिलेशन के बाद बेटा अगला आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन काफी हद तक आइडेंटिटी से मैच करती है, ध्यान देना। ए रिलेशन आर इज कॉल्ड reflexive relation if a comma a belongs to R and other ordered pairs may be और मे नॉट बी। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे भैया A इज इक्वल टू ABC है, तो अगर हम R1 बनाए रिलेशन एक जिसमें सेम वाले सब हमें लिखने पड़ेंगे, A B B C C सेम वाले सब हों, और सेम वाले सब के अलावा में अगर कोई और भी लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। लेकिन जैसे कहीं लिखा है R2 इज इक्वल टू AA है, BB है और AB है और AC है, इसको हम रिफ्लेक्सिव नहीं बोल सकते, नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, because C belongs to A but CC doesn't belongs to R2। C तो है लेकिन CC R2 में नहीं है। यानी कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए जितने भी पेयरों सेम वाले सब होना जरूरी हैं, इसके अलावा में कोई और हो भी सकता है और नहीं भी। अब अगर इसके अलावा में कोई और नहीं होगा तो जो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है इसी को हम आइडेंटिटी कह देंगे। यानी एक कंक्लूजन निकला, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन, every identity relation will always be reflexive, but its converse is not true। यानी कि हर आइडेंटिटी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बोल सकते हो, लेकिन रिफ्लेक्सिव में और भी होते हैं, उसको आइडेंटिटी नहीं बोल सकते। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब मुझे आपको बस थोड़े से 2-3 टाइप ऑफ रिलेशन और बताने हैं, फिर 2 नोट लिखवाने हैं, और आज ये हमारा रिलेशन की डेफिनेशन का टॉपिक क्लोज होगा। अगला आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक रिलेशन। क्या आ रहा है, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, सिमेट्रिक रिलेशन होता है ए रिलेशन आर इज सेड टू बी ए सिमेट्रिक रिलेशन। A relation are said to be a symmetric relation if, देखिए सिमेट्रिक का मतलब होता है उल्टा सीधा एक जैसा, दोनों तरफ से देखने में एक जैसा लगता हो, उसे हम सिमेट्रिक बोलते हैं। इफ अगर ए बी आर में है, रिलेशन में है, तो फिर बी ए भी रिलेशन में होना चाहिए। ए बी जो है वो किसी भी सेट से आ रहे हो, अगर किसी सेट के जैसे 2 3 है
तो 3 2 भी हो, 4 5 है 5 4 भी हो, 6 7 है 7 6 हो, 10 9 है 9 10 हो, यानी कि ए बी है बी ए हो। ऐसा रिलेशन क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और रिफ्लेक्सिव के बाद मेरे प्यारे बच्चों आने जा रहे हैं आपका अगला रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको समझते हैं। ए रिलेशन आर is said to be a transitive relation. A relation R is said to be a transitive relation on set A if AB belongs to R and BC belongs to R. और बीच का टर्म कैसा है दोनों जगह पर? सेम। तो फिर ए सी भी, पहला और आखिरी भी ए सी भी आर में होगा। ऐसा कोई भी ए बी सी हो जो सेट ए से आ रहा हो, ऐसा रिलेशन बीच का टर्म सेम हो, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तो पहला तीसरा भी आर में होगा। जैसे इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है? सन का रिलेशन, ठीक है, फादर से होता है, और फादर का रिलेशन ग्रैंडफादर से होता है। तो फिर बीच का फादर दोनों में क्या है? सेम है। तो हम ये कह सकते हैं सन का ग्रैंडफादर से भी इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, क्योंकि सन का फादर से डायरेक्ट है, फादर का ग्रैंडफादर से डायरेक्ट है, तो फिर सन का भी ग्रैंडफादर से इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। इस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। अब तुम्हें कहीं जीएफ का मतलब गर्लफ्रेंड तो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? तो जीएफ का मतलब यहां पर ग्रैंडफादर से है, गर्लफ्रेंड से नहीं है। तो ये हो गया हमारा क्या? ट्रांजिटिव रिलेशन। अब इसके बाद एक और आ रहा है बेटा, सिमेट्रिक रिलेशन। क्या आ रहा है? सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। ये आ रहा है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होगा? ए रिलेशन, सॉरी सिमेट्रिक तो हो गया है, मैं ट्रांजिटिव हो गया। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या है आ रहा है बेटा? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, यानी कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। इसमें क्या होगा? ए रिलेशन आर is said to be a anti-symmetric relation if AB belongs to R and BA belongs to R, both implies A is equal to B for every AB belonging to set A। बच्चों इस रिलेशन को बड़े ध्यान से समझेंगे। भैया अगर ए बी आर में है, बी ए आर में है, तो ए बी कैसे होंगे? बराबर। जब ए बी बराबर होंगे तो ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, या ये भी बी हो गया, ये भी बी हो गया, सेट में भी एक ही एलिमेंट हो गया, ठीक। तो एंटी सिमेट्रिक जो है वो एक प्रकार से आइडेंटिटी रिलेशन ही होता है, लेकिन यहाँ पे किताब में डेफिनेशन अलग से दी गई है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको अलग से ये डेफिनेशन में बता दूं कि एंटी सिमेट्रिक क्या होता है। हालांकि चूंकि ए बी आर में है, बी ए आर में ए बी बराबर है, तो ए आर में हो गया या बी बी आर में हो गया, दोनों सेम हो गए, तो ऐसा केवल आइडेंटिटी रिलेशन में ही होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आ रहे हैं दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट। पहला, इफ सेट ए कंटेन्स
सेट ए कंटेन्स n एलिमेंट, अगर सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, n एलिमेंट्स, देन टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन on set A will be 2 to the power n minus 1 or 2 to the power n square minus n। इतने रिलेशन हमारे कैसे होंगे बेटा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एमसीक्यू वगैरह में आपको ये काम में आ सकता है। दूसरा क्या है भैया, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, यानी कि अगर हमें सिमेट्रिक रिलेशन निकालने हैं तो इसके लिए भी फार्मूला है, ट्रांजिटिव के लिए नहीं है। तो ये होता है 2 to the power n इंटू n प्लस 1/2। इतने ट्रांजिटिव रिलेशन होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो तीसरा नोट पॉइंट आ रहा है, जिस पर एक लॉन्ग क्वेश्चन 4 मार्क 5 मार्क या फिर केस स्टडी बन सकती है, वो ये है कि इफ एनी रिलेशन which is reflexive comma symmetric and if any relation which is reflexive comma symmetric and transitive is also called an equivalence रिलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन बोर्ड में पिछले 10-15 साल से लगातार आ रहा है, वो एक क्वेश्चन एग्जाम में इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने का जरूर आता है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब हम लोगों ने इस वीडियो में 11th क्लास के रिलेशन, या ये कहे कि 11th क्लास के कार्टीजन प्रोडक्ट का रिवीजन किया और 12th क्लास का रिलेशन के सारी डेफिनेशन इस वीडियो में हमने सीखी। अगले वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों में आपको इनके एप्लीकेशन से समझाऊंगा। अब आप लोगों को इस वीडियो को 2-3 बार देखकर सारे बेसिक्स अपने क्लियर करके अगली क्लास से हम लोग प्रूविंग के इक्विवेलेंस क्लास वाले क्वेश्चंस पर मेन फोकस करने वाले हैं, जो 12th क्लास का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच।